हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ आर एस सर एंड वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल इम्पल्स IIT JEE। तो बात करेंगे इस नए टॉपिक के साथ और इस लेक्चर में मैं बात करूंगा कॉन्सेंट्रेशन टर्म। तो आप लोग लेक्चर नंबर 1 में ये देखेंगे कि कॉन्सेंट्रेशन का मीनिंग क्या होता है। बहुत सारे बच्चे जब लैब में जाते हैं, जब मान लीजिए क्लास 11 एंड 12 स्टैंडर्ड या कि किसी आप लेबोरेटरी मेथड में आप काम कर रहे हो, तो वहां पर देखोगे, जब लैब में जाओगे तो वहां पर देखोगे बहुत सारे सिस्टम का अगर बात करते हो, कंपाउंड का क्या निकालते हो, स्ट्रेंथ निकालते हो, मोलरिटी निकालते हो, नॉर्मलिटी निकालते हो, फॉर्मेलिटी निकालते हो, है ना, बहुत सारे स्ट्रेंथ परसेंटेज निकालते हो, मोल फ्रैक्शन निकालते हो। ये सब जो छोटे छोटे टॉपिक मैंने नाम लिया, इस टॉपिक के साथ आपको खेलना पड़ेगा। बहुत से बच्चे सोचते हैं कि सिर्फ कैलकुलेशंस के बेसिस पर, फॉर्मूला के बेसिस पर वो डायरेक्ट क्या करते हैं, वो रट जाते हैं फॉर्मूला और फॉर्मूला को क्या करते हैं, पुट करते हैं, आंसर निकालते हैं, मगर उनका एक्चुअल मीनिंग क्या होता है, उस एक्चुअल मीनिंग समझ नहीं पाते। तो यही इंफॉर्मेशन है कि आज मैं आप लोगों को कॉन्सेंट्रेशन सिखाने जा रहा हूं। तो कॉन्सेंट्रेशन एक्चुअली होता क्या है, हर एक के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो लेक्चर में। ठीक है, ये बहुत बड़ा एक सीरीज होगा क्योंकि इसके अंदर में मैं हर एक कंसेप्ट के बारे में बताऊंगा, साथ ही साथ न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम के साथ में वीडियो बना रहा हूं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले बहुत सारे बच्चों से आपसे रिक्वेस्ट है कि जो बच्चे हमारे इम्पल्स IIT JEE यूट्यूब चैनल पर सब्सक्राइब नहीं किए हैं, प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हाँ, बहुत सारे बच्चे क्या है कि नए हैं, इस प्लेटफॉर्म पर नए देख रहे हैं वीडियोस, तो ठीक है, आपसे भी रिक्वेस्ट है आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और साथ ही साथ वीडियो को लाइक करना ना भूलें और अच्छे से अच्छे वीडियो देखने के बाद आप अच्छे से कमेंट भी करें। तो चलिए हम लेक्चर को स्टार्ट करते हैं, हम लोग टाइम बर्बाद नहीं करते हैं, हम लोग लेक्चर से स्टार्ट करते हैं। ओके, तो इस लेक्चर में मैं बात करूंगा व्हाट इज द कॉन्सेंट्रेशन। कॉन्सेंट्रेशन होता क्या है। ठीक है, आप एक काम करो, एक कंटेनर यूज कर रहे हो, इस कंटेनर में अगर ध्यान से देखो, इस कंटेनर में अगर आप ध्यान से देखो, इसमें मैंने कुछ रखा है, लिक्विड, मैंने एक लिक्विड फॉर्म रखा है। ठीक है, इस लिक्विड में आप क्या कर रहे हो, कुछ अमाउंट ऑफ क्या कर रहे हो, बाहर से कुछ सब्सटेंस ऐड कर रहे हो, क्या कर रहे हो, सब्सटेंस ऐड कर रहे हो। और इस सब्सटेंस में अगर तुम ध्यान रखो कि हम गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट में, एक्चुअली इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम लोग क्या नाम देंगे, इसको हम लोग बोलेंगे सॉल्वेंट। क्या नाम देंगे इसको, सॉल्वेंट। ठीक है, सॉल्वेंट आप क्यों बोल रहे हो, क्योंकि हम लोग सॉल्यूशन चैप्टर में मैं डिस्कस करूंगा आप लोगों के बारे में, कब हम लोग सॉलिड यूज करेंगे, कब हम लोग सॉल्वेंट यूज करेंगे, है ना, और सॉल्यूशन कब टर्म यूज करेंगे। मगर यहाँ पर छोटा सा पॉइंट मैं बता देता हूँ सॉलिड एंड सॉल्वेंट के बारे में। जब आप बाहर से ऐड कर रहे हो तो हम लोग बोल सकते हैं, इंफॉर्मेशन यही हो सकता है कि ये हम लोग क्या बाहर से ऐड कर रहे हो, उसको हम क्या नाम देंगे, सॉल्यूट। तो एडिंग करना ही कोई जरूरी नहीं है कि हमेशा सॉल्यूट ही होगा, है ना। तो सॉलिड एंड सॉल्वेंट हम लोग कब समझेंगे, सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट कब समझेंगे। तो फर्स्ट पॉइंट अगर तुम ध्यान से देखो, हम ये ऐसे बोल दे कि यहाँ पर अभी आपको क्या नजर आ रहा है, यहाँ पर आपका लिक्विड नजर आ रहा है, लिक्विड है, लिक्विड फेज में है, वाटर है आपको नजर आ रहा है, और यहाँ पर जो सॉलिड है, सॉलिड भी मेरा क्या है, एक तरह का लिक्विड है। तो सॉलिड कब टर्म यूज करेंगे एंड मेरा सॉल्वेंट कब यूज करेंगे। ओके, ध्यान से देखो कि सबसे पहले अगर मेरा लिक्विड फेज मेरा क्या है, देखो ध्यान से, ये मेरा क्या है, वाटर है, ये मेरे पास क्या है, कोई दूसरा सब्सटेंस है जिसका अमाउंट कम होगा। देखो सॉल्वेंट एंड सॉलिड को समझने के लिए हम लोग दो मेथड यूज करते हैं, एक होता है अमाउंट मेथड, दूसरा क्या होता है, फेज मेथड। ओके, अमाउंट मेथड एंड फेज मेथड। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर मैं बात करूं, जैसे मान लो, मैं अगर बात करूं यहां पर, ठीक है, इसके बारे अगर मैं देखूं, इसका अमाउंट अगर मान लो इसके अंदर कितना मैं W1 वेट डाल रहा हूं, मास भी बोल सकते हो, मैंने कितना डाला, M1 मास डाला। ठीक है, वेट भी बोल सकते हो या मास भी बोल सकते हो। ओके, तो अगर मान लो यहां पर इसका मास कितना डाला, मेरा M1 मैंने ऐड किया किसमें, एक लिक्विड सॉल्वेंट में। ये भी लिक्विड है, ये भी लिक्विड है। तो देखो सॉल्यूट मेरा क्या हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है, गैस भी हो सकता है एंड सॉलिड सब्सटेंस भी हो सकता है। सॉल्वेंट भी अगर बात करते हो तो क्या होता है, मेरा सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है, गैसेस फेज में भी हो सकता है। तो एक चीज का ध्यान रखें कि कोई भी फेज एग्जिस्ट कर सकता है, ऐसा नहीं है कि हमेशा सॉलिड हमेशा लिक्विड में होगा, सॉल्वेंट हमेशा सॉलिड या लिक्विड में होगा या गैस में होगा, ऐसा कोई कंडीशन बोल के नहीं है। ओके, तो पहले बात बताओ कि दो मेथड मैंने आपको फाइंड करने बोला कि दो मेथड हम लोग यूज करेंगे किसी सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट को आइडेंटिफाई करने के लिए। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो पहले बताओ कि मेरे पास क्या है, M1 मेरे पास क्या है, मास ऑफ द सॉल्यूट ऐड कर रहे हो। ठीक है, और इसका अंदर में जो पहले से हम रखे वो क्या है, मेरे पास W2 बोल दो, या हम बोल सकते हैं क्या, M2 मास। ठीक है, मास कितना रख रहे हो, M2। अब हम ऐसे बोल दे, अगर मैं ऐसे बोल दो तुमको, इफ M1 का अमाउंट इज वेरी लेस देन M2, ठीक है, या वेट के बारे में अगर बात करते हो तो हम बोल सकते हैं कि मेरा वेट 1 इज लेस देन, वेरी लेस देन इज वेट 2। क्या बोलोगे, वेट 2। ठीक है, तो अगर तुम देखो अमाउंट मेथड के अकॉर्डिंग मैं आपको समझाने की कोशिश करूं तो आप क्या बोलेंगे, सर जो हम बाहर से ऐड कर रहे हैं, जब दोनों का फेज सेम होगा,
जब आप दोनों का फेस सेम देखोगे, दोनों लिक्विड है, तो आप अमाउंट मेथड यूज कर लो। क्या बोलोगे? जिसका अमाउंट कम होगा वो हमारा क्या कहलाएगा? सॉल्यूट। क्योंकि यहां पर अगर आप देख रहे हो m1 का अमाउंट एंड m2 का अमाउंट, m1 का अमाउंट बहुत ही कम है, m2 का अमाउंट बहुत ही ज्यादा है, तो हम क्या बोलेंगे? m1 का अमाउंट कम है, मतलब वो m1 जो होगा, जो बाहर से सब्सटेंस में ऐड कर रहा हूं, उसका अमाउंट कम है, इसलिए हम उसको क्या बोलेंगे? सॉल्यूट बोलेंगे। ओके, और जो मेरा अमाउंट ज्यादा एक्सेस में होगा उसको हम लोग क्या नाम देंगे? हम लोग सॉल्वेंट नाम देंगे। तो फर्स्ट कंडीशन आप ये समझ गए, केस नंबर 1 हम लोग मास अप्लाई कर सकते हैं। दूसरा बात, अगर हम बात करेंगे फेज मेथड, फेज मेथड में अगर हम बात कर ले, जैसे अगर मान लो मेरे पास यहां पे मैं बात करने जा रहा हूं कि फेज मेथड के अकॉर्डिंग, फेज मेथड के दौरान यहां मान लो मेरे पास एक कंटेनर है, ठीक है, इस कंटेनर में आप क्या रखे हो? लिक्विड रखे हो। क्या रखे हो? लिक्विड रखे हो, ठीक है, क्या रखे हो? लिक्विड। मैं यहां पर क्या रख रहा हूं? वाटर। ओके, आप क्या रखे? वाटर रखे। बाहर से कोई सॉलिड सब्सटेंस आप डाल रहे हो। क्या डाल रहे हो? यहां पर बाहर से आप सॉलिड सब्सटेंस डाल रहे हो। सॉलिड सब्सटेंस मतलब हो गया मान लो शुगर। क्या डाल रहे हो? शुगर। शुगर क्या है मेरे पास? सॉलिड है। ओके, आप क्या किए? एक सॉलिड एंड लिक्विड का सॉल्यूशन पेज बना रहे हो। तो यहां पर वाटर क्या है? लिक्विड है, और मेरे पास शुगर क्या है? सॉलिड है। मेरा क्या है? वाटर लिक्विड। तो यहां पर आप क्या लगाओगे? यहां पर फेज मेथड लगा देना। कौन सा मेथड लगाओगे? फेज मेथड। तो मैं यहां लिखता हूं, आप कौन सा मेथड लगाओगे? फेज मेथड। ओके, फेज मेथड लगाओगे। फेज मेथड क्या कहता है? फेज मेथड ये बोलता है कि अगर आप सॉलिड यूज कर रहे हो, एक्सेस में हो या लिमिटिंग अमाउंट में, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप फेज मेथड लगा रहे हो। फेज मतलब या तो सॉलिड, या तो लिक्विड, या तो गैस। अगर तुम अच्छे से ध्यान दो कि अगर मेरे पास ये लिक्विड है, सॉल्वेंट, मेरे पास क्या है? ये सॉल्वेंट है। अभी आप सॉल्वेंट मत यूज करो, मैं अभी यूज कर ले रहा हूं सॉल्वेंट। बाहर से जो ऐड करो वो मेरा सॉलिड है। तो अब एक बात बताओ कि ये सॉलिड है, जब ये डिसॉल्व होता है वाटर में, डिसॉल्व होने के बाद तुमको नेट सॉल्यूशन का फेस क्या नजर आता है? नेट सॉल्यूशन का फेस क्या नजर आता है? बताओ। जब आप वाटर में शुगर को डिसॉल्व करते हो तो नेट सॉल्यूशन का फेस क्या नजर आता है? वो लिक्विड फेस का होता है। जब वो लिक्विड फेस का होगा तो आप क्या बोलोगे कि सॉल्यूशन का फेस लिक्विड, और मैंने दो कंपोनेंट जो मिलाया था, एक मेरा वाटर और एक मेरा शुगर, दोनों का फेस क्या है? दोनों का फेस मेरा क्या है? एक सॉलिड था, एक लिक्विड था। तो वाटर में लिक्विड है तो सॉल्यूशन भी मेरा लिक्विड में है, मतलब वाटर अपना प्रॉपर्टी चेंज नहीं किया, वाटर अपना फिजिकल स्टेट चेंज नहीं किया। सिर्फ और सिर्फ जो शुगर है, जो कि सॉलिड था, वो लिक्विड में डिसॉल्व हो गया, वो अपना फेस चेंज कर लिया। मतलब हम ये बोलना चाह रहे, दो कंपोनेंट में अगर तुम मिला रहे हो, दोनों का कंपोनेंट जिस अपना फेस चेंज कर लेता है, दोनों कंपोनेंट में से किसी एक का फेस चेंज हो जाए, उसको हम लोग क्या नाम देते हैं? सॉल्यूट। तो हाँ, तो अब यहां पर बात बताओ, यहां पर सॉल्यूट कौन होगा? तो आप बोल सकते हो सर शुगर इज द सॉल्यूट। क्यों? शुगर इज द सॉलिड स्टेट में था, जैसे ये वाटर में गया, डिसॉल्व हो गया, शुगर सॉलिड से लिक्विड में चला गया, मतलब वो अपना फेस चेंज कर लिया। और जैसे अपना एक फेस चेंज कर लिया तो आप क्या नाम देंगे? तो फिजिकल प्रॉपर्टी, फिजिकल स्टेट चेंज होने का यही मतलब है कि वो हमेशा क्या होगा? सॉल्यूट होगा। और जो फिजिकल चेंज नहीं करता, क्योंकि यहां पर वाटर जो है, वाटर मेरा क्या है? वाटर इज द लिक्विड फेज में है, और लिक्विड सॉल्यूशन भी क्या है? लिक्विड फेज में है, मतलब वाटर अपना फिजिकल स्टेट चेंज नहीं किया। तो जो अपना फिजिकल स्टेट चेंज नहीं करता उसे हम क्या कहते हैं? सॉल्वेंट कहते हैं। बोलो, समझ में आया? क्लियर हुआ? ओके, तो अब यहां से एक बात तो तय हो गया, सर अगर दो डिफरेंट फेज होगा तो हम फेज मेथड लगा लेंगे, अगर मेरा सेम फेज होगा, लिक्विड लिक्विड फेज होगा, तो हम लोग अमाउंट मेथड लगा लेंगे। तो सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट को हम लोग आइडेंटिफाई करने के लिए ये दो मेथड का यूज करते हैं, एक मेरा अमाउंट मेथड, दूसरा मेरा क्या है? क्या? फेज मेथड। तो इस वीडियो लेक्चर में अभी हम लोग क्या सीखे? अभी हम लोग सीखे कि क्या हम लोग सॉल्यूट कब बोलेंगे एंड सॉल्वेंट कब बोलेंगे। अभी यहां पर हम लोग जो सीखने वाले वो दो कंपोनेंट के बारे में सीखने वाले हैं। एक सॉल्यूशन दो कंपोनेंट से मिलकर बना है, एक सॉल्यूट एक सॉल्वेंट। कब सॉल्यूट बोलेंगे, कब सॉल्वेंट बोलेंगे, ये आपको अच्छे से समझ में आ गया। चलिए, तो ये बात आपको अच्छे से समझ में आ गया, इसको अच्छे से आप उतार लें, ठीक है। और सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट के मिलने से क्या बनता है? सॉल्यूशन बनता है। ओके, क्या बनता है मेरे पास? सॉल्यूशन। तो मैं यहां पर लिख देता हूं कि सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट जब आप ऐड कर दिए तो यहां पर क्या बन गया? सॉल्यूशन बन गया। बोलो, ये बात समझ में आया? तो अच्छे से ये क्लियर हुआ व्हाट इज द कॉन्सेंट्रेशन। अभी हम लोग कॉन्सेंट्रेशन हम सीखे नहीं है, अभी हम ये कर रहे हैं कि अमाउंट ऑफ द सॉलिड डिसॉल्व कर रहे किसमें? गिवन अमाउंट ऑफ द सॉल्वेंट में। तो हम ये बोल सकते हैं कि क्या किए? हमने एक सॉल्यूशन अभी बनाना सीखे, और उस छोटे पॉइंट को, टर्म्स को मैंने सीखा, व्हाट इज द सॉल्यूट एंड व्हाट इज द सॉल्वेंट। ओके, तो बात समझ में आ गया। मैं एक बार और रिपीट करता हूं, व्हाट इज द सॉल्यूट। मेन डिफिनेशन यही होता है कि आप क्या कर रहे हो? सॉल्यूट क्या करता है? जिसमें डिसॉल्व हो रहा है, सॉल्यूट
ठीक है, जिसमें डिसॉल्व हो रहा है उसको हम लोग सॉल्वेंट बोलते हैं, और जो डिसॉल्व हो रहा है उसको हम क्या बोलते हैं, सॉलिड बोलते हैं। ओके, क्लियर? चलो फटाफट इसको अच्छे से उतार लो। चलो नेक्स्ट स्लाइड की तरफ आगे हम बात करते हैं। देखो इसमें बात करेंगे फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपके सामने मैंने एग्जाम्पल रखा था। इस एग्जाम्पल में देखिए, मान लीजिए मेरे पास टी है, आप टी पीते हो। ओके, बंगाली लोग क्या करते हैं, टी को खाते हैं। ओके, आप लोग टी पियो। ओके, तो फिलहाल अगर बात बताओ कि इस टी में अगर मैंने शुगर नहीं डाला, ठीक है, शुगर नहीं डाला, तो पहले देखते हो अभी क्या है, अभी तो रेडीमेड हम लोग शुगर डाल के बना लाते हैं। पहले जमाने में क्या होता था, तुम देखोगे एक ट्रे आता था, ट्रे में अलग से शुगर रखा रहता था और यहाँ पर मैं टी रखा था। आपको जितना शुगर लेना है आप ऐड करके पी लो, अगर आपको शुगर नहीं लेना है तो आप ऐड मत करो, जानते हो ना। तो इसी तरह से अगर मान लो मैंने क्या रखा, ये मान लो एक तरह का सॉल्वेंट तरह मान लो, मैंने अभी कोई शुगर इसमें ऐड नहीं किया, ये शुगरलेस है। ओके, बाहर से मैं क्या कर रहा हूँ, एक शुगर ऐड कर रहा हूँ, तो ये मेरा क्या होगा, सॉल्वेंट है, क्योंकि ये लिक्विड है और यहाँ पर शुगर इज द सॉलिड है। जब इसमें डाल के तुम बनाओगे तो सॉल्यूशन का फेज भी क्या होगा, सॉल्यूशन का फेज मेरा लिक्विड में ही होगा। तो इसलिए हम ये बोल सकते हैं शुगर जो यहां पर हो रहा है, शुगर यहां पर क्या हो रहा है, एक सॉलिड तरह काम कर रहा है, और मेरा जो टी है जो कि शुगरलेस है वो एक सॉल्वेंट की तरह काम कर रहा है। और जब दोनों जब मिक्स हो जाएगा तो वहां पर एक सॉल्यूशन तैयार हो जाएगा। बोलो क्लियर है ये बात? वेरी गुड, चलो अच्छा बात है। चलो अब हम लोग ये सीखेंगे कि व्हाट इज द कॉन्सेंट्रेशन। तो आपने तो ये छोटे छोटे टर्म्स सीख लिया, अब मैं बात करूंगा व्हाट इज द कॉन्सेंट्रेशन। तो कॉन्सेंट्रेशन, एक चीज का ध्यान रखिए, कॉन्सेंट्रेशन का मीनिंग क्या होता है। तो अगर मान लो कॉन्सेंट्रेशन का ये मीनिंग होता है कि आप जब सॉलिड को डिसॉल्व कर रहे थे, आप जब सॉलिड को डाल रहे थे किसी सॉल्वेंट में, तो पहले बताओ, अगर हम बात करेंगे कॉन्सेंट्रेशन टर्म क्या होता है, तो कॉन्सेंट्रेशन इज द, क्या बोल सकते हो, सॉल्यूशन, बेसिकली अमाउंट ऑफ द सॉलिड डिसॉल्व इन द अमाउंट ऑफ द सॉल्वेंट। कितना अमाउंट आप सॉलिड डाल रहे हो और गिवन अमाउंट ऑफ द सॉल्वेंट में, वो टर्म बताता है क्या, मेरे पास कॉन्सेंट्रेशन। ओके, जैसे फॉर एग्जांपल मैं अगर बात करूं, देखो कॉन्सेंट्रेशन टर्म को समझने के लिए देखो बहुत अलग अलग से पॉइंट है, बहुत अलग अलग से टर्म्स है, उस टर्म को सीखना पड़ेगा। ओके ना, तो वो टर्म्स क्या क्या है, तो पहले मैं बात करता हूं। मगर आपको ये ध्यान रखना है कॉन्सेंट्रेशन का मीनिंग क्या होता है। कॉन्सेंट्रेशन का मीनिंग यही होता है कि द अमाउंट ऑफ द सॉल्यूट डिसॉल्व इन द गिवन अमाउंट ऑफ द सॉल्वेंट, कि कितना अमाउंट तुम सॉलिड को डाल रहे हो सॉल्वेंट में, गिवन अमाउंट ऑफ द सॉल्वेंट में, इज व्हाट, कॉन्सेंट्रेशन। अब कॉन्सेंट्रेशन का अलग अलग टर्म्स है, किस टर्म्स के बेसिस पर तुम स्टडी कर रहे हो उसके बेसिस पर हम लोग यूज करेंगे। बहुत सारे इंडस्ट्री लेवल पर अलग अलग टर्म भी यूज किया जाता है, उसके अकॉर्डिंग, अलग अलग रिएजेंट के अकॉर्डिंग, अलग अलग सॉल्यूट के अकॉर्डिंग। तो वो कौन कौन से टर्म्स है वो अभी हम लोग देखने वाले हैं। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम देखेंगे यहां पर कि मेरे पास फर्स्ट टर्म जो आने वाला है वो है मास बाय मास। तो आप ये देखिएगा कि हमारे पास जो पहला सॉल्यूशन कॉन्सेंट्रेशन टर्म से जो निकल के आया वो कौन सा है, मेरे पास कॉन्सेंट्रेशन मास बाय मास परसेंटेज अभी हम लोग देखने वाले हैं, ये भी कॉन्सेंट्रेशन के अंदर में इंक्लूड होते हैं। दूसरा अगर मैं देखूंगा तो वो क्या है, मास बाय वॉल्यूम। दूसरा मैं अगर देखूं तो मास बाय वॉल्यूम, ये भी एक कॉन्सेंट्रेशन टर्म है। सब एक एक करके हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तीसरा मैं अगर देखूं तो वो क्या है, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज, क्या है, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज, ठीक है। फोर्थ अगर मैं देखूं तो वो क्या है, स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ को बेसिस पर हम इसको कॉन्सेंट्रेशन में मेजर कर सकते हैं। फिफ्थ में अगर बात करूं वो क्या है, वो है मेरा मोलैरिटी। ओके, तो फिलहाल अभी हम लोग क्या देखे, हम लोग 5 कॉन्सेंट्रेशन टर्म को समझे। पहला कॉन्सेंट्रेशन टर्म जो निकल के आता है वो हमारा क्या है, मास बाय मास परसेंटेज, मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज, एंड फोर्थ अगर बात करेंगे स्ट्रेंथ, एंड फिफ्थ बात करेंगे मोलैरिटी, है ना। एक टर्म को हम लोग समझते हैं। फिर अगर मैं बात करूं नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर बात करते हैं, नेक्स्ट टर्म के ऊपर बात करें तो मैं बोलूंगा मोलैलिटी। मोलैलिटी भी एक कॉन्सेंट्रेशन टर्म है, इस पर भी हम लोग चर्चा करने वाले हैं, ठीक है। एंड देन अगर बात करें नॉर्मेलिटी, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये जनरली लैब में बहुत ज्यादा यूज होते हैं किसी स्ट्रेंथ को निकालने के लिए, है ना। बेसिसिटी, है ना, सब तुम देखोगे एसिड एंड बेस का जो न्यूट्रलाइजेशन मेथड में हम लोग ज्यादा यूज करते हैं नॉर्मेलिटी, है ना, टाइट्रेशंस में जनरली बहुत ज्यादा यूज करते हैं, ठीक है। और फिर हम देखेंगे फॉर्मेलिटी के बारे में देखेंगे, ये बहुत ही कम टर्म यूज होते हैं, बहुत ही नॉर्मल सा पॉइंट है, इस पर हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। और नेक्स्ट मोल फ्रैक्शन जो कि बहुत ज्यादा यूज होते हैं। और लास्ट अगर हम बात करेंगे पीपीएम, पार्ट पर मिलियन। तो ये 10 टर्म्स के बारे में हम लोग एक एक कर करके सीखेंगे, ठीक है। तो एक चीज का ध्यान रखें। तो देखो ये टॉपिक इतना इंपॉर्टेंट है, मैं आपको ये बताना चाहूंगा इस इंपल्स आईटी प्लेटफॉर्म से कि ये आपका ये 10 मैंने बात किया टर्म्स, एक क्या क्या बात किया, मास बाय मास, मास बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, मोलैरिटी, स्ट्रेन, नॉर्मेलिटी, फॉर्मेलिटी, मोल फ्रैक्शन, एंड देन लास्ट पीपीएम। ये 10 टर्म्स जो तुम ध्यान रखना, ये अगर आप सीख लेते हो तो आप बहुत अच्छा मोल कंसेप्ट से चाहे बात करो, इक्विलिब्रियम से बात करो, ये देखो हर जगह फैला हुआ है, आपको ये साथ छोड़ेगा नहीं।
कहीं भी क्लास 11 12 में जा रहे हो, ठीक है, केमिस्ट्री के हर पार्ट में ये यूज होगा, क्योंकि केमिस्ट्री में बहुत सारे रिएक्शंस होते हैं और रिएक्शंस का स्ट्रेंथ निकालना, एसिड बेस्ड रिएक्शंस है ना, मोल कंसेप्ट है, सॉल्यूशन है ना, बहुत सारे टर्म में ये यूज होने वाला है। तो एक अच्छा केमिस्ट्री आपको स्ट्रांग बनाना है केमिस्ट्री को, तो ये टर्म को तो अच्छे से सीखना ही होगा, जिससे आप अच्छे से अच्छे न्यूमेरिकल्स और उसके कंसेप्ट को भी क्लियर कर सकते हो, है ना। तो देखो मैंने आप लोगों के लिए इतना अच्छा टॉपिक उठा के लेके आया, तो प्लीज प्लीज वीडियो को स्टॉप करिए और लाइक अभी करिए, ठीक है, लाइक अभी करिए, ये मौका जाने मत दीजिए, लाइक अभी करिए, ठीक है। तो चलो एक एक कर करके मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं। ओके, चलिए पहले मैं बात करूंगा मास बाय मास परसेंटेज। व्हाट इज द मास बाय मास परसेंटेज? मास बाय मास परसेंटेज होता क्या है? देखो इसके पॉइंट से ये पता चल रहा है मास बाय मास। यहां पर जो मास यूज हो रहा है ना, यहां पर जो मास हो रहा है ना, ये सॉल्यूट के लिए यूज होगा। किसके लिए यूज होगा? सॉल्यूट, ठीक है। और यहां पर जो तुम मास देख रहे हो ना, ये किसके लिए यूज होगा? सॉल्यूशन। ध्यान समझना। तो कभी कभी मास परसेंटेज भी बोल देता है, आपको कभी भी मास परसेंटेज डायरेक्ट बोल दे तो वहीं पर समझ लेना मास बाय मास परसेंटेज के बारे में बात कर रहा है, ठीक है। पहले ये टर्म को सीखोगे, मैं बार बार बोल रहा हूं, मैं बार बार बोल रहा हूं, आप आराम से एकदम कहीं जाना नहीं है, हम लोगों को अच्छे से इस बात को क्लियर करना है। थोड़ा सा पढ़ेंगे, अच्छा पढ़ेंगे, पूरे फुल कंसेप्ट के साथ, दरकार नहीं है कोई एकदम धड़ाधड़ भागते जाओ, सिलेबस खत्म हो गया, कंसेप्ट ही नल बटन नल, है ना, क्लियर। तो ध्यान रखना। तो अब ध्यान रखो कि पहला जो मास बाय मास जो परसेंटेज हम निकाल ले, व्हाट इज द परसेंटेज। कभी कभी आप लोग परसेंटेज देखो, अगर तुम परसेंटेज के बारे में जानते हो, परसेंटेज का मीनिंग क्या होता है। जैसे मान लो मेरे पास 100 का पेपर है ना, 100 का पेपर है। इस 100 पेपर में आप कितना लाया? 100 मार्क्स में मैं लाया कितना? 80 मार्क्स लाया। तो व्हाट इज द परसेंटेज? व्हाट इज द परसेंटेज? तो परसेंटेज क्या करते हैं, जितना मैं नंबर लाया बाय टोटल मार्क्स इनटू 100 इज द परसेंटेज। मतलब आप 100 मार्क्स में आप कितना लाए? 80 मार्क्स लाए। व्हाट इज द 80% बोलने का मतलब क्या हो गया? देखिए यहां से क्या आया, यहां से परसेंटेज टर्म में आया। तो व्हाट इज द 80%? ओके, व्हाट इज द 80%? तो 80% का ये मतलब हो गया कि आप 100 में कितना ला रहे हो। तो 100 इज व्हाट? टोटल। इसी तरह से मैं अगर बात करेंगे तो इस पॉइंट पर मैं डिस्कस करने जा रहा हूं मास बाय मास परसेंटेज के बेसिस पर। तो आप खुद बोले मास कहां पर यूज होगा? ये मास जो होगा सॉलिड के लिए यूज होगा, ये मास मेरा सॉल्यूशन के लिए यूज होगा। तो क्या डिफिनेशन उतर क्या है? डिफिनेशन सर हमारा ये हुआ कि सर आप किसी भी सॉल्यूशन अगर कोई भी तुम सॉल्यूशन अगर बना रहे हो, उस सॉल्यूशन में कितना 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन में कितना क्या है मेरे पास? मास ऑफ सॉल्यूट है, ठीक है। चलो देखते हैं प्रैक्टिकल। तो अगर हम बात करेंगे, जैसे मान लो मेरे पास क्या है, मेरे पास ये मास ऑफ क्या है मेरे पास? सॉल्वेंट। और देखो ये मेरा क्या है? मास ऑफ क्या है मेरे पास? सॉल्यूट। तो इस सॉल्वेंट में इसका वेट आप देख रहे हो, इसका वेट जो आप देख रहे हो वो क्या है मेरे पास? W1। और इसका वेट जो देख रहे हो वो क्या है मेरे पास? W2। ओके, ये W1 एंड W2। अब देखो क्या हो रहा है, ये क्या कर रहा है, इसमें हम लोग डाल रहे हैं, और जैसे हम लोग डाल रहे तो हमको क्या बन गया? हमको एक सॉल्यूशन तैयार हो गया, सॉल्यूशन हम बना लिए। और इस सॉल्यूशन को अगर तुम देखोगे तो अब ये सॉल्यूशन का मास क्या होगा? मैंने यहां पर डाला था W1, ठीक है। ये क्या था? W2 जो मेरा मास ऑफ क्या है? सॉल्यूट। और ये मेरा क्या है? W1 में क्या था? वो मास ऑफ सॉल्वेंट। जब ये ऐड इसमें कर दिए तो ये क्या होगा? W2 भी तो इसमें आ गया, और W2 आ गया मतलब क्या होगा? ये W किसका हो जाएगा? सॉल्यूशन का हो जाएगा। ओके, तो ये बात आपको समझ में आया। तो फिलहाल के लिए हम ये बात बोल सकते हैं कि यहां पर क्या हो गया? मास ऑफ सॉल्यूशन क्या हो गया? W1 प्लस W2। आराम से समझे, ठीक है। अब हमको ये बात पता चल गया सॉल्यूट इसके अंदर में है। तो गिवन सॉल्यूशन में हम देखेंगे कितना अमाउंट ऑफ क्या है मेरा सॉल्यूट डाले। तो तुम क्या बोलोगे सर? W1 अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट में मैंने क्या डाला? W2 अमाउंट ऑफ सॉल्यूट। मतलब हमने सॉल्यूशन बना लिया W1 प्लस W2। तो W1 प्लस W2 में कितना अमाउंट है सॉल्यूट का? W2 है। तो इंपॉर्टेंट ये है कि देखो हम लोग जो सॉल्यूट को रिप्रेजेंट करेंगे यहां पर, अब बार बार मैं नहीं बोलूंगा, सॉल्यूट को हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे या तो W2 से या तो हम बोल सकते हैं WB से, ठीक है। हम लोग बार बार 2 यूज करेंगे, कभी भी 2 यूज करेंगे समझ जाना वो क्या है मेरे पास? सॉल्यूट। और अगर मैं बात करूं B यूज कर लिए, B फॉर क्या मेरे पास यूज होगा? सॉल्यूट। अगर मैं सॉल्वेंट के लिए अगर यूज करूं, सॉल्वेंट के लिए W1 यूज करेंगे, या कभी कभी हम लोग क्या यूज करेंगे? WA। A फॉर मेरा क्या होगा? A फॉर मेरा सॉल्वेंट में यूज होगा।
और कुछ यूज नहीं करेंगे तो समझ जाइए वो मेरे क्या है, सॉल्यूशन है। ठीक है, ये टर्म को पहले समझिए। ओके, अब आइए, अब मैं बात करूंगा, हमको तो सॉल्यूशन मिल गया, सॉल्यूशन कौन मिला, W1 प्लस W2। अब जैसे मास ऑफ सॉल्यूशन मिल गया तो हमको ये पता है कि इस कंटेनर के अंदर में मास ऑफ सॉलिड भी तो प्रेजेंट है, कितना है, तो वही तो हम देखना चाह रहे हैं। तो मेरा ये डेफिनेशन बना, अमाउंट ऑफ द सॉल्यूट डिसॉल्व इन 100 ग्राम ऑफ द सॉल्यूशन। 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन में कितना अमाउंट ऑफ सॉल्यूट है वो मेरा क्या कहलाएगा, मास परसेंटेज। किसका, सॉल्यूट का। तो अभी भी मैंने आप बताया ना कि मास परसेंटेज का मतलब क्या होता है, परसेंटेज का यही मतलब होता है टोटल आउट ऑफ कितना, 100 में कितना आपका मास कंटेन है उस सॉल्यूशन के अंदर में किसी भी कंपोनेंट का। आप मास ऑफ सॉल्वेंट भी निकाल सकते हो, मास परसेंटेज ऑफ सॉलिड भी निकाल सकते हो। बोलो, समझ में आ रहा है? चलो तो बताओ, मास परसेंटेज ऑफ द ए मींस सॉल्वेंट इन द सॉल्यूशन एंड देन मास परसेंटेज ऑफ द बी इन द सॉल्यूशन। तो आपको दोनों का निकालना है, आपका सॉल्वेंट का भी निकालना है, आपको सॉल्यूट का भी निकालना है। ओके, तो एक काम करते हैं, चलिए, मास परसेंटेज ऑफ ए मतलब यहां क्या था, सॉल्वेंट। अगर सॉल्वेंट का अगर तुम देख रहे हो तो तुम ही बोलो ना, पहले हम क्या करेंगे, वेट ऑफ सॉल्वेंट कितना है बताइए, इसके अंदर वेट ऑफ सॉल्वेंट कितना है, W1, ठीक है, बाई, ठीक है, टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन टोटल कितना है, W1 प्लस W2 मास ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, मास ऑफ सॉल्यूशन एंड मास ऑफ सॉल्वेंट, क्योंकि परसेंटेज किसका निकल रहा है, ए का निकल रहा है, ए मतलब सॉल्वेंट। अच्छा, इनटू कर देंगे तो वो क्या हो जाएगा, इसका परसेंटेज निकल जाएगा। तो कभी भी आप परसेंटेज निकालना है, जिसका परसेंटेज निकालना है उसका मास लिखिए, डिवाइड बाय टोटल करिए और उसको 100 से मल्टीप्लाई कर दिए तो वो परसेंटेज निकल जाएगा। किसका, अगर मास का है तो मास का निकलेगा। क्लियर? अच्छा, अगर हम बात करें मास परसेंटेज ऑफ बी सॉल्यूशन का निकालना है तो चलिए, कितना है इसका, W2, सॉल्यूट का W2 है, आपको पता ही है यहां पर। ओके, टोटल मास कितना है सॉल्यूशन का, W1 प्लस W2 इंटू 100, ये आपका निकल के आ जाएगा मास ऑफ द मास परसेंटेज ऑफ किसका, सॉल्यूट का। तो ये बात आपको समझ में आ रहा है? चाहिए, अब इंपल्स आईटीजे फैक्ट आपको क्या बताएगा, इंपल्स आईटीजे फैक्ट आपको ये बताने वाला है। सबसे पहले बात करेंगे, नंबर 1, नो यूनिट, इसका कोई यूनिट नहीं होता। अगर आप इसका यूनिट परसेंटेज का यूनिट निकालते तो बेवकूफी होगा, इसका कोई यूनिट ही नहीं होता। क्यों नहीं? इंपल्स आईटी फैक्ट आपको ये बताता है कि इसका कोई यूनिट नहीं होता। क्यों नहीं होता, आप चेक करिए। अरे भाई, ये तो परसेंटेज है, यहां भी आपका मास है, यहां भी आपका मास है, तो मास बाय मास क्या होगा, अगर मास अगर ग्राम में ले रहे हो तो ये भी ग्राम है और ये भी आपका मास ग्राम में, और इंटू 100 करिए तो यूनिटलेस नंबर है, तो ग्राम से ग्राम कट जाएगा तो ये क्या बोलेंगे, ये यूनिटलेस होता है। पहला इंफॉर्मेशन आपको इंपल्स आईटीजे फैक्ट से आपको मिला। दूसरा इंपल्स आईटीजे फैक्ट से ये मिला कि इंडिपेंडेंस ऑफ द टेम्परेचर। आप टेम्परेचर अगर सिस्टम का बढ़ाते हो तो टेम्परेचर क्या होता है, अगर आप देखिए सही से, अगर आप सही से देखें तो मैं यहां पर लिखना चाहता हूं, ध्यान से देखिए, अगर आप टेम्परेचर के ऊपर में बात करते हैं, टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, जानते हो आप। अगर आप टेम्परेचर बढ़ाते हो तो वॉल्यूम भी बढ़ता है, अगर टेम्परेचर घटाते हो तो वॉल्यूम भी घटता है किसी सॉल्यूशन का। तो अगर बात बताओ, टेम्परेचर बढ़ाने से वॉल्यूम बढ़ रहा है, अरे वॉल्यूम बढ़ेगा तो डेंसिटी घट जाएगा। तो आपको पता है कि वॉल्यूम डेंसिटी इक्वल टू होता है मास बाय वॉल्यूम, डेंसिटी इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम। देखिए यहां पर मास बाय वॉल्यूम, अगर आपका वॉल्यूम बढ़ रहा है, देखिए टेम्परेचर जब आप बढ़ा रहे तो वॉल्यूम बढ़ रहा है, जब वॉल्यूम बढ़ रहा है तो डेंसिटी घटना चाहिए था, डेंसिटी घट रहा है, तो जब वॉल्यूम बढ़ता है ना तो डेंसिटी घट जाता है, मगर आपका मास कांस्टेंट होता है। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि V इंटू डी इज इक्वल टू एम, V इंटू डी इज इक्वल टू एम। अगर आपका टेम्परेचर बढ़ने से वॉल्यूम बढ़ता है तो वॉल्यूम बढ़ा तो डेंसिटी उतना से घट जा रहा है, तो दोनों का प्रोडक्ट हमेशा क्या होगा, कांस्टेंट। आप जानते हो मास क्या है, एक तरह का कांस्टेंट वैल्यू है, ठीक है, मास इज अ कंजर्व। आप जिस कंटेनर में अगर आप सॉलिड को सॉल्वेंट में डिसॉल्व किए हो और सॉल्यूशन बनाए हो, तो सीधा सा बात, आप टेम्परेचर जितना ही बढ़ा लो तो उस सॉल्यूशन का वॉल्यूम इंक्रीज करेगा तो डेंसिटी डिक्रीज करेगा। अगर आपका डेंसिटी डिक्रीज करता है तो मास तो आपने उतना ही मिलाया, मास तो कहीं जाने वाला नहीं है ना, तो मास इज अ कंजर्व। इसलिए हम ये बात बोल सकते हैं कि कभी भी आपको इंपल्स आईटीजे फैक्ट के अकॉर्डिंग ये बात पता चला कि इंडिपेंडेंस ऑफ द टेम्परेचर आप जितना भी बढ़ा ले, चाहे घटा ले या बढ़ा ले, कितने भी वेरिएशन कर ले, मास में कोई चेंजेस नहीं आने वाला, मास में कोई चेंजेस आने वाला नहीं है। इसलिए हम ये बोल सकते हैं इंडिपेंडेंस ऑफ द टेम्परेचर। तो ध्यान रखना, मास बाय मास परसेंटेज से आपको ये पता चला, दो फैक्ट पता चला, पहला इसका कोई यूनिट नहीं होता, दूसरा ये टेम्परेचर डिपेंड नहीं करता। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको नीड में या कोई भी कंपेटिटिव लेवल पे ये बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछता है। आपसे क्वेश्चन पूछेगा, बताओ कौन टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करता, ऑप्शन रहेगा आपका मोलैरिटी, मोल फ्रैक्शन एंड मास बाय मास परसेंटेज। समझ में आ रहा है ना? तो मैं ऐसे क्वेश्चंस करवाने वाला हूं, तो हो सकता है कि उसके अंदर में अगर मास बाय मास परसेंटेज है तो फट से वहां टिक मारिए, मास टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करता।
और आपका आंसर राइट होगा। मोल फ्रैक्शन में नहीं करता है, मैं आगे भी मोल फ्रैक्शन पढ़ाऊंगा तो मैं आपको समझाऊंगा। क्लियर? यहां तक तो क्लियर हुआ अच्छे से? चलो तो फटाफट ये बात करो। अच्छा, अब आपको एक छोटा सा एग्जांपल अगर मैं बताऊं, एग्जांपल के तौर पर मैं आपसे अगर पूछूं तो आप खुद बोलेंगे। फर्स्ट एग्जांपल आपके सामने है 5% W/W। W/W का बोलने का मतलब यही हो गया वेट बाय वेट परसेंटेज आपको दिया हुआ है, या आपको डैड बोल देगा 5% मास परसेंटेज, ऐसे बोल देगा। क्या बोल देगा? मास परसेंटेज। तो आप क्या समझेंगे? एक सॉल्यूशन आपने अब रखा, किसका सॉल्यूशन है? NaCl सॉल्यूशन आपने बनाया। तो कभी भी जब NaCl सॉल्यूशन है तो NaCl इज द सॉल्ट, है ना, NaCl इज द सॉल्ट, और ये एक सॉल्यूट की तरह बिहेव करता है, और ये सॉल्यूट है। आपने सॉल्यूशन बनाया तो आप बोलोगे सॉल्यूट तो NaCl है, मैंने किसमें ऐड किया सर? तो ध्यान रखना, वाटर इज द सॉल्वेंट, वाटर का ये बात हो रहा है। अगर ओपनली अगर आपको क्वेश्चन में पूछ लेता है कि ये इसमें डाल रहा है तो समझ जाना वहां सॉल्वेंट कुछ आपका गिवन में दिया होगा, मगर अगर आपको सॉल्वेंट नहीं दिया हुआ है तो आप समझ जाना वहां पर मेरा वाटर यूज होने वाला है। ओके, ठीक है। 5% W/W का मतलब क्या हो गया? हाला, W/W का मतलब हो गया 5% का मतलब ये हो गया, आप डिफिनेशन याद करो। डिफिनेशन क्या था? क्या था? हाँ, कि अमाउंट ऑफ द सॉलिड डिसॉल्व इन द गिवन 100 ग्राम ऑफ द सॉल्वेंट, सॉरी सॉल्यूशन, 100 ग्राम ऑफ द सॉल्यूशन। तो अब बताओ 100 ग्राम ऑफ द सॉल्यूशन अब बात हो रहा है तो इसका डिफिनेशन तो ये हो गया ना, क्या बोलोगे? 5 ग्राम ऑफ NaCl, 5 ग्राम ऑफ द NaCl in 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। यही डिफिनेशन उतर के आता है। तो कभी भी आपको 5%, देखो ये छोटे छोटे टर्म को आपको सीखना पड़ेगा, ऐसे लगेगा ये बहुत इजी है, मगर जब आपको क्वेश्चंस में 5% ये मिलेगा तो ये निकालो तो वो निकालो, तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे कौन सा टर्म का आपको यूज करना है। तो इसलिए ध्यान रखना है कि हर एक मैं पहले छोटे छोटे आपको सिखा देता हूं, है ना, छोटे छोटे पॉइंट को मैं अगर सिखा दूंगा तो आप बड़े बड़े लेवल तक का क्वेश्चंस कर सकते हो। अगर वही छोटे पॉइंट अगर आपको नहीं समझ में आए तो आप कैसे करोगे? अब आपका सेकंड क्वेश्चन आता है कि बताओ वेट ऑफ द सॉल्यूट NaCl कितना होगा। तो आपको पता चल गया वेट ऑफ द सॉल्यूट जो आपका आ रहा है, वेट ऑफ द सॉल्यूट आपका आ रहा है 5 ग्राम, मास के टर्म में मैं लिख रहा हूं। वहीं पर अगर आपसे क्वेश्चन पूछे बताओ उस सॉल्यूशन के अंदर में वेट ऑफ सॉल्वेंट कितना है, तो आप बोलोगे सर हमको तो पता है। क्या? हमको तो ये बात कंसेप्ट पता है सर कि सर वेट ऑफ A प्लस वेट ऑफ B इज इक्वल टू वेट ऑफ सॉल्यूशन, पता है नहीं? तो अगर मान लो हमको किसका, ये क्या है, वेट ऑफ सॉल्यूट पता है, तो वेट ऑफ सॉल्वेंट नहीं निकाल सकते, तो यही तो मेरा वेट ऑफ सॉल्वेंट। तो वेट ऑफ सॉल्वेंट इज इक्वल टू वेट ऑफ सॉल्यूशन कितना है 100 ग्राम, वेट ऑफ B कितना है 5 ग्राम। तो बताओ वेट ऑफ सॉल्वेंट नहीं निकल जाएगा, कितना निकल जाएगा 95 ग्राम। मतलब आप सॉल्यूशन में से सॉलिड को निकाल देंगे तो वो किसका मास होगा? वो आपका सॉल्वेंट का मास होगा। तो बताइए यहां पर मैं फैक्ट डायरेक्ट में बोलूं, अगर डायरेक्ट में अगर आपको बोलूं तो आप बोल सकते हैं यहां पर कि सर यहां पर जो होने वाला है 95 ग्राम्स होने वाला है, किसका? सॉल्वेंट का। ओके, बात समझ में आया? सेकेंड क्वेश्चन करते हैं, मैं इसको डिलीट करता हूं। ओके, चलो नेक्स्ट। अगर आपको ये क्वेश्चन दिया हुआ है, अगर आपको ये क्वेश्चन दिया हुआ है, बताइए 10% W/Y मतलब क्या हो गया? 10% का मतलब क्या हो गया? 10% का आपका ये मतलब हो गया, अब यहां पर सॉल्यूशन किसका है? H2SO4 का है। तो अगर हम बात बताएंगे यहां पर तो क्या बोलेंगे? फटाफट बोलिए, 10 ग्राम ऑफ H2SO4 इन 100 ग्राम ऑफ, क्या बोलेंगे? सॉल्यूशन, यही बोलेंगे ना। तो यहां पर वही बात आता है, बताइए वेट ऑफ द सॉल्यूट कितना है? वेट ऑफ द सॉल्यूट जो है आपका वो कितना होगा? 10 ग्राम। और वहीं पर अगर मैं बात करूं वेट ऑफ द सॉल्वेंट कितना है, वाटर यहां पर यूज किया जा रहा है सॉल्वेंट तरफ, क्योंकि आपको डायरेक्ट बोला नहीं है कुछ, इसलिए ये ध्यान रखेंगे कितना हो जाएगा 90 ग्राम। क्यों? क्योंकि 100 में से 10 सॉल्यूट है तो 90 कौन होगा? सॉल्वेंट। इजी है। ओके, अब देखो यहां पर मास बाय मास परसेंटेज हम लोग कहां पे यूज करते हैं, तो मास बाय मास परसेंटेज इंपल्स एडिटिव फैक्ट आपको ये बताता है, ये कमर्शियल ब्लीचिंग सॉल्यूशन में हम लोग यूज करते हैं। कमर्शियल ब्लीचिंग सॉल्यूशन क्या होता है? ये वाटर का एक सॉल्यूशन होता है जिसमें हम लोग यूज करते हैं, सोडियम हाइपोक्लोराइड। क्या है यहां पर? सोडियम हाइपोक्लोराइड, जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला NaClO होता है। ठीक है, ये एक तरह किसका काम करता है? डिसइंफेक्टेंट की तरह काम करता है। और ये डिसइंफेक्टेंट का मतलब हो गया ये इफेक्टिव इन किलिंग द बैक्टीरिया, बैक्टीरिया को किलिंग करने के लिए यूज किया जाता है। तो आपको यहां पर ध्यान रखना है कि यहां पर NaClO मतलब यहां पर
सोडियम हाइपोक्लोराइड जो यूज किया जाता है वो मास बाय मास फॉर्मूला के बेसिस पर यूज किया जाता है, जिसमें सोडियम हाइपोक्लोराइड का जो अमाउंट होता है, मास जो होता है वो लगभग 5.25 से लेकर 8.25% होता है। तो आपको ये बात समझ में आ रहा है कि यहाँ पर सोडियम हाइपोक्लोराइड जो आप यहाँ पर यूज कर रहे हो, जो कमर्शियल ब्लीचिंग वाटर में हम लोग यूज करते हैं, तो हम लोग बोल सकते हैं कि इसमें रेंज कितना स्ट्रेंथ रखते हैं, 5.25 से लेकर 8.25% मेरा यहाँ पर क्या होता है, सोडियम हाइपोक्लोराइड होता है। आप उसको माइनस कर लो तो किसका निकल जाएगा, आपका वाटर निकल जाएगा। तो इतने रेशियो में हम लोग सॉलिड को डिसॉल्व करके ब्लीचिंग सोल्यूशन बनाते हैं। बात समझ में आया? तो ये इंपल्स आईडी फैक्ट आपको ये बात बताता है। तो ये स्केल हम लोग कहां पर यूज करते हैं, हम लोग कमर्शियल ब्लीचिंग सॉल्यूशन में हम लोग यूज करते हैं। तो वीडियो आपको कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। तो इस तरह से मैंने आप लोगों को कमेंट करने बोला था, तो आप लोग अच्छे से कमेंट कर रहे हो, बहुत अच्छा लग रहा है। तो ये क्लास एंड हो चुका है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करने वाले हैं, अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर की तरफ आप लोग बढ़िए। नेक्स्ट लेक्चर हमारा होगा मास बाय वॉल्यूम रेशियो, ठीक है। तो जब तक आप लोग मास बाय मास परसेंटेज के बेसिस पर आप अच्छे से उसको सॉल्व करिए, कंसेप्ट लीजिए, अच्छे से रीड करिए, ठीक है, प्रैक्टिस करिए। जो भी प्रॉब्लम होता है इस कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर सेंड करिए, ठीक है। तो फटाफट आप लोग क्या करें, लाइक करना ना बोले तो प्लीज लाइक जरूर करें। ओके, चलिए बाय।